नमस्ते बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने पृथ्वी के घूर्णन गति, उसके महत्व और पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग पृथ्वी के परिक्रमण गति के महत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर क्या परिवर्तन होते हैं, उसके कारण कौन सी घटनाएं घटती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ आज हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये पृथ्वी की परिक्रमण गति को दर्शाता हुआ एक चित्र है। ये हमारा सूरज है और ये पृथ्वी का परिक्रमण का पथ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसी को पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं और पृथ्वी को परिक्रमण गति करने में लगभग 365 दिनों का वक्त लगता है। इस बात की जानकारी आप लोगों ने पिछली कक्षा में कर ली है। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि इस परिक्रमण गति के कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जिस प्रकार घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अर्थात गर्मी से सर्दी, सर्दी से बसंत और बसंत से गर्मी और फिर शरद ऋतु का आगमन क्रम से होता है। और इन ऋतुओं का आगमन या इन ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही संभव हो पाता है। आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें विस्तार से कि यह परिवर्तन किस प्रकार होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस चित्र को देखें, इस स्थिति को देखें। पृथ्वी की इस स्थिति को आप अध्ययन करें और ठीक से इसको देखें। देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये स्थिति 21 जून की है, जो कि अब आने वाला है। और आप लोग इस 21 जून को इस बात का अनुभव भी करिएगा। तो 21 जून की स्थिति है। 21 जून में ये पृथ्वी का अक्ष है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। आप देखिए, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अर्थात पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है वो सूर्य की तरफ है और दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है वो सूर्य से दूर है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो होगा वो उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है। और जब ये 21 जून की स्थिति में आता है तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अर्थात लगभग 14 घंटे का दिन होगा 21 जून को और लगभग 10 घंटे की रात होगी। 21 जून को आप यहाँ पर ओरमांझी के निकट जो कर्क रेखा पार करती है, उस कर्क रेखा पर जा करके देख सकते हैं कि दोपहर के जब 12 बजेंगे उस समय सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है। अर्थात सूर्य 21 जून को ठीक कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए इस 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इस स्थिति को हम लोग उत्तर अयनांत भी कहते हैं या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। आइए इसकी उल्टी दिशा की ओर हम लोग जाते हैं। ये देखिए 22 दिसंबर की स्थिति है। 22 दिसंबर में देखिए दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव, ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, माने सूर्य से सामने है। और इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा होता है वो सूर्य की तरफ रहता है और उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा होता है वो सूर्य से दूर होता है। अतः इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। याद कीजिए कि जब दिसंबर का महीना होता है तो हमारे यहाँ कौन सी ऋतु होती है। आप लोगों को मालूम है कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो हमारे यहाँ शीत ऋतु का महीना होता है, ठंडी ऋतु का महीना होता है। और ये स्थिति होती है 22 दिसंबर को। इसलिए 22 दिसंबर को हम लोग दक्षिण अयनांत के नाम से भी जानते हैं या इसको शीत अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब एक दूसरी चर्चा हम लोग करें। एक स्थिति है 21 मार्च को, जब पृथ्वी इस प्रकार घूमते घूमते यहाँ आती, इस स्थिति पर आती है। तो ये स्थिति है 21 मार्च। और एक स्थिति है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है। देखिए विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है
और जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों सूर्य के सम्मुख होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। और इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर वे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इस स्थिति को हम लोग विषुव कहते हैं। इस स्थिति क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और 21 मार्च की जब स्थिति होती है तब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और 23 सितंबर के समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस प्रकार ये ऋतुओं का चक्र चलता ही रहता है और ये ऋतुओं का चक्र, ऋतुओं में इस प्रकार का परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही संभव हो पाता है। यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति नहीं होगी तो ऋतुओं में परिवर्तन भी नहीं होगा और पृथ्वी के जिस भाग पर जो ऋतु है वही ऋतु हमेशा के लिए रहेगी। आइए अब हम आपको एक दो थोड़ी रोचक बातों की जानकारी देते हैं। हमने आप लोगों को बतलाया था कि पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। आइए इसकी और सटीक जानकारी आपको देते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण का काल 365 दिन और 6 घंटे का नहीं होता है, बल्कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकंड का होता है। आश्चर्य हुआ ना जान करके? ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और यह लगभग 11 मिनट और 4 सेकंड का जो समय का फासला है 6 घंटे में, इसका क्या महत्व है? इसके महत्व को आप लोग जब ऊंची कक्षाओं में जाकर के भूगोल का अध्ययन करेंगे तब वहां पर आप लोग जानेंगे। और पृथ्वी का परिक्रमण की गति, पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों तरफ, उसकी गति आप लोगों को जानकारी है कितनी होती है? उसकी गति होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड अर्थात 1 सेकेंड में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 30 किलोमीटर का चक्कर लगाती है। अब इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, तो आप अंदाज लगाइए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे में कितना किलोमीटर चक्कर लगाती होगी। इस बात के कैलकुलेशन से आपको यह भी अंदाज लगेगा कि पृथ्वी का जो परिक्रमण कक्ष है वो कितना लंबा होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमण गति के महत्व के बारे में चर्चा की और हम आप लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा और क्लास 6 के इस पाठ नंबर 3 में अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को आप लोग बनाइएगा और यदि कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ई लॉकडाउन पाठशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।